सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फॉर दिस अमेजिंग लेक्चर। स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है परासरण दाब। हम क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हम यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। परासरण दाब से पहले अगर आपको परासरण वाली क्रिया नहीं देखी है, यानी कि इससे पिछले वाला लेक्चर आपने अगर हमारा नहीं देखा, तो ये वाला लेक्चर आपको थोड़ा सा कम समझ आएगा। आशा करते हैं कि आप एक बार पहले वाला लेक्चर देख के जरूर आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वहीं से स्टार्ट करेंगे जैसे मैंने पहले छोड़ दिया था। मान लो ये कोई डब्बा है जिसके अंदर हमने अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रखी। इसमें एक विलयन भरा हुआ है, इसमें एक विलयन भरा हुआ, ठीक है ना। जो विलायक के अणु होते हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। मान लिया इधर सांद्रता कम थी और इधर विलायक के अणु की गति चल रही, ठीक है। इधर कम सांद्रता थी और इधर अधिक सांद्रता है, ठीक है। अब जो क्रिया चल रही है इसे बोलते हैं परासरण की क्रिया, कि विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे हैं। अब मैंने क्या करा, इसके ऊपर दाब लगाया ना। एक डिवाइस है, डिवाइस का नाम है पिस्टन। क्या है? पिस्टन। तो पिस्टन की सहायता से मैंने उस पर दबाव लगाया, अर्धपारगम्य झिल्ली पर दबाव लगाया। जैसे ही दबाव लगाया तो क्या हुआ, इतना दबाव लगा दिया जिससे ये प्रक्रिया रुक गई। यानी कि अब इससे आगे विलायक के अणु नहीं जा रहे। तो वह दाब जिससे लगाने से परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, यह एक अणुसंख्या गुणधर्म है जो विलायक जो कण है उनकी संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो परासरण दाब क्या है, थ्योरी में क्या लिखेंगे, वह दाब जिसे लगाने से परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? पाई से। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। अब सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, पाई बराबर होता है CRT। ये इसका प्यारा सा फॉर्मूला है। ठीक है, जहां पे C क्या है? C है बेटा सांद्रता। C क्या है? सांद्रता। अब ये सांद्रता मोलरता भी हो सकती है, नॉर्मलता भी हो सकती है, मोललता भी हो सकती है। ठीक है ना, जो भी आपको दी गई होगी न्यूमेरिकल के अंदर वही आपको मान के चलनी। ये मोलरता भी हो सकती है, ये मोललता भी हो सकती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा है R है यहाँ पे गैस नियतांक। R है यहाँ पे गैस नियतांक, और आपको इसका मान हमेशा 0.0821 ही रखना है। 0.0821 हमेशा, चाहे आपको न्यूमेरिकल के अंदर मिले या ना मिले। मिलेगा तो इतना ही मिलेगा, ठीक है, नहीं मिला तो इतना ही रखना, आपको याद रखना 0.0821। जो T है, T हो गया यहाँ पे तापमान, और तापमान को आपको हमेशा केल्विन में रखना है। क्या में रखना है? केल्विन में। अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना आता है तो क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे। मान लीजिए आपको 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना तो उसमें आप जोड़ दोगे 273, तो 276 केल्विन हो जाएगा। मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना तो उसमें आप जोड़ दोगे 273, तो 274 केल्विन हो जाएगा। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। इतना सा था परासरण दाब जो कि हमने खत्म कर दिया। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना, जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे ना तो यहाँ पे आप आई का यूज जरूर करोगे। सर आई क्या है? अब यहाँ पे आई होती है वन हाफ फैक्टर। आई होती है वन हाफ फैक्टर, ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो वन हाफ फैक्टर या वन हाफ गुणांक, ठीक है। नॉर्मल जब न्यूमेरिकल आप सोल्व करेंगे उसके बारे में मैंने एक बार आपको बात भी करी थी, ठीक है ना, कि इसके वन हाफ फैक्टर कितना होता है। जैसे अगर आपके पास कोई आयनिक यौगिक है, कोई भी आयनिक यौगिक, मान लीजिए NaCl है, मान लीजिए MgCl2 है ना, तो इसके में जितने आयन होंगे, आयनिक यौगिकों में जितने आयन होंगे उसका वन हाफ फैक्टर उतना ही होगा। ठीक है ना, जैसे NaCl में एक Na है एक Cl है तो 2 हो गए, तो उसका वन हाफ फैक्टर कितना हो गया? 2। इसमें एक Mg है और 2 Cl है, टोटल कितने हो गए? 3।
उसका वन हाफ फैक्टर कितना हो गया 3। इसके अलावा जितने भी कार्बोहाइड्रेट होंगे या कार्बनिक यौगिक होंगे उनका जो वन हाफ फैक्टर होगा वो 1 होगा, ठीक है ना। चाहे आपका ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, सुक्रोज हो, चीनी हो, है ना, शुगर हो या यूरिया हो, इन सब का वन हाफ फैक्टर कितना होता है 1 होता है। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। उम्मीद है बड़ा आसान तरीके से आपको समझ में जाएगा। एक तरीके से प्रेशर है बेटा, आप जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे, एक इतना प्रेशर लगाना है जितना भी ये प्रक्रिया रुक जाए, जो हमारे पास प्राशन की प्रक्रिया, उसी प्रेशर को हम क्या बोल देंगे प्राशन दाब। मान लीजिए अगर आपने इससे ज्यादा प्रेशर लगा दिया फिर क्या होगा। अगर आपने प्रेशर ज्यादा लगा दिया ना तो पहले तो ऐसे चल रहा था ये, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। अगर आपने ज्यादा लगा दिया तो फिर ज्यादा सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करेंगे। जो विलायक अणु होंगे वो ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ठीक है ना, यानी कि उल्टा हो जाएगा एकदम। तो उसे बोलते हैं व्युत्क्रम प्राशन। कल के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था जब प्राशन के प्रकार में आपको समझा रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की कि सर इस पर न्यूमेरिकल करा दीजिए एक दो बढ़िया से, इस पर न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। तो चलिए एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस पर 2.5 लीटर जल में CaCl2 की मोलरता ज्ञात कीजिए यदि परासरण दाब 0.5 atm हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बोला गया है, मेरे पास दिया गया 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा पूरा 300 केल्विन। ठीक है, CaCl2 की मोलरता, CaCl2 इसके लिए वन हाफ फैक्टर कितना होगा बेटा 3 होगा। ठीक है, हो सकता है वो आपको न्यूमेरिकल के अंदर दे भी देवे कि 2.5 है, 2.7 है, कितना है, ऐसे करके। अगर नहीं दे रखा तो फिर आप जिसमें जितना आयन होंगे उतना मान के चलोगे। तो CaCl2 में कुछ नहीं दे रखा, इसमें इसका वन हाफ फैक्टर, तो इसमें एक सी का आयन हो गया, 2 Cl के आयन हो गए, टोटल 3 आयन हो गए। तो हम इसका वन हाफ फैक्टर कितना मान के चलेंगे सर 3। ठीक है, पाई दे दिया, पाई है 0.5, पाई है 0.5 atm। ठीक है, आर की वैल्यू मैंने आपको बताई दी थी 0.0821 आपको मान के चलिए। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया सर। आपसे सी या एम, मोलरता को एम से प्रदर्शित करते हैं ना, ये पूछ लिया। ठीक है ना, सी का मतलब भी मोलरता है, एम का मतलब भी मोलरता है, ये आपसे पूछ लिया। अब फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सर, क्या होता है फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था पाई बराबर होता है CRT। सी आपको निकालना है तो पाई बटे RT हो जाएगा, बराबर क्या आ गया सी। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर दो। सर पाई की वैल्यू दी गई है मेरे पास 0.5, तो 0.5 रख दिया। नीचे सर आर की वैल्यू हमें दी गई है 0.0821 और सर टी की वैल्यू जस्ट है 300, बराबर हो जाएगा सर सी के। ठीक है बात, अब अगर मैं आपको बताऊं इन दो जीरो से पॉइंट यहां पर आ गया। ठीक है बात, इस पॉइंट से पॉइंट यहां पे आ गया, तो जो सी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5/82.1। कितना आ गया 82.1। जब आप इसे सोल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, इससे से भाग देना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कैपिटल एम, इतनी आपकी मोलरता हो जाएगी। देखो हो सकता है वो मोलरता आपसे ना पूछे, वो ये भी पूछ सकता है कि कितनी मात्रा घुली हुई है, CaCl2 की कितनी मात्रा घुली हुई है। क्या बोल रहा है इसने, 27 डिग्री सेल्सियस पर 2.5 लीटर जल में CaCl2 की घुली हुई मात्रा ज्ञात कीजिए। CaCl2 की मात्रा यानी कि आपको WB पूछ लेगा, ये तो मोलरता हो गया। अब मैं सेकंड कंडीशन में बोल रहा कि घुली हुई मात्रा में निकालनी, W निकालना, विलय की मात्रा निकालनी। ठीक है ना, ऐसे मान लीजिए। अब मोलरता आपने इतनी निकाल ली, और मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोलरता बराबर होता है सर WB अपॉन में MB इंटू V, V लीटर में होना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सर। सर हमने M निकाल लिया, 5 बाई इतना था, 5/82.1। सही बात है, WB सर मुझे निकालना है, MB कितना होगा सर इसका, MB देखो MB निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसके परमाणु भार को जोड़ दो। कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है सर 40 होता है, प्लस
Cl का सर, एक Cl का 35.5 होता है, 2 Cl का कितना हो जाएगा सर, 71 दोनों को जोड़ दोगे 7 4 11 110 और एक 111 आ जाएगा। सही है बात, 111 हो जाएगा सर। तो नीचे हम क्या रख देंगे 111। वी सर हमें 2.5 लीटर दिया गया, हम 2.5 रख देंगे। इसकी गुणा इधर हो जाएगी, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या इधर आ जाएगा पूरा पूरा। तो यहां से डब्ल्यू बी की वैल्यू आ जाएगी 5 गुना 111 गुना 2.5 बटे में 82.1। ठीक है बात। आप जब इसे पूरे को सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन बची है आगे तो, है ना। इनके आपस में गुणा कर देना और 82.1 से डिवाइड कर देना, फिर ऐसे सोल्व करेंगे। अगर मोलरता पूछ ली गई है तो यहां तक छोड़ देंगे, और अगर मात्रा पूछी गई है विलय की तो आप मतलब आपसे डब्ल्यू भी पूछी गई है तो फिर आप फॉर्मूला लगा दोगे मोलरता का और आराम से सोल्व कर लोगे। ठीक है, उम्मीद है बड़ा अच्छा लगा होगा आपको हमारा प्यारा सा छोटा सा लेक्चर। अभी तक का शायद सबसे छोटा लेक्चर यही रहा है हमारा इस चैप्टर का। अब इसमें सिर्फ एक हमारे 2 लेक्चर और लगेंगे, एक जिसमें मैं आपको वन हाफ फैक्टर पढ़ाऊंगा क्या होता है पूरा पूरा, और एक न्यूमेरिकल इस पे जो हमने आपको बताया था जैसे कि हम न्यूमेरिकल जरूर कराएंगे, तो न्यूमेरिकल। ठीक है, जुड़े रहना, फिर आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम सेकंड चैप्टर अपना पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय।